नमस्कार साथियों, कल हमने इस टॉपिक को छोड़ा था 16 महाजनपद पे। आज हम वहीं से फिर से शुरू करेंगे। कक्षा 12 के इतिहास का जो दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है उसका दूसरा पॉइंट हमारा 16 महाजनपद वाला चल रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध, जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। बौद्ध जैन धर्म जो हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे, इसके आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद के 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, यानी कि अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे बनता है कि जो महत्वपूर्ण महाजनपद हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो ये थे हमारे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। ये जो है 7 नाम हमें यहाँ पे महत्वपूर्ण मिलते हैं, जो सब में लगभग समान प्रतीत होते हैं। बाकी सभी ग्रंथों में अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। गण और संघ नाम के जो समूह हैं वो वहाँ पे शासन करते थे 16 महाजनपदों पे। और जो बौद्ध है, जैन है, ये इन्हीं संघों से आते हैं, इन्हीं गणों से आते हैं। तो ये बहुत ही फेमस समूह होते थे और इनका जो प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। देखिए यहाँ पे आगे ये लाइन। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह नहीं लिखे जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। इधर हमने ये हड़प्पा की जो लिपि है उसके बारे में ये जो अशोक के अभिलेखों की लिपि है उसके अक्षरों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। जनपद का अर्थ हमें यहाँ पे बताया गया है। कई बार सीधी सी परिभाषा देके पूछ लिया जाता है। ये जो साइड में हमें पॉइंट्स दिए होते हैं इन्हें हमें बहुत ही गौर से पढ़ना होता है। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन, लोग, कुल या जनजाति, जन का अर्थ लोग, कुल या जनजाति से लिया जाता है, अपना पाँव रखता है या फिर बस जाता है, यानी जहाँ पे कोई जन जाके बस जाते हैं। जन यानी लोग, पद यानी अपना पाँव रखते हैं या बस जाते हैं। पाँव रखने को बसना प्रतीक बताया है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में ही मिलता है। यहाँ पे देखिए हमें जो मैप दिया गया है इसमें सभी 16 महाजनपद और उनकी स्थिति मैप के अंदर हमें दिखाई गई है कि कौन सा कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे जो हमें अश्मक सबसे नीचे दक्षिण में देखने को मिलता है। ये कई बार एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणतम महाजनपद का नाम बताइए, तो वो हो जाएगा हमारा अश्मक। और इंडिया से बाहर, जो भारत से बाहर थे, वो थे कंबोज और गांधार, और तक्षशिला इसी महाजनपद में आता है। बाकी ये सारे हमारे मोस्टली मध्य और भारत के उत्तर भाग में बसे हुए थे, गंगा घाटी में। ओलिगार्की या समूह शासन, ये शब्दावली आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, पढ़नी है। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक पूरे समूह के हाथ में होती थी। आपने पिछले वर्ष में जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा है, पिछले वर्ष यानी यहाँ पे 11th की वर्ल्ड हिस्ट्री की बात हो रही है जो हमने अभी तक नहीं स्टार्ट करी है। ये 12th की हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हम 11th की भी करेंगे और 6, 7, 8 की भी कोशिश करेंगे करने की। तो यहाँ पे हमें जो है रोमन साम्राज्य के बारे में बताया गया है, वह एक समूह शासन ही था, यद्यपि इसका नाम अलग था। यानी विश्व से कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जो संस्कृतियाँ हैं उनसे संबंध दिखाई देता है। आगे देखिए आप, यहाँ पे छोड़ा था हमने कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। यानी प्रत्येक महाजनपद की एक अलग राजधानी होती थी। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। यहाँ पे आपको धर्मशास्त्र की रचना का काल भी पूछा जा सकता है, तो वो हो जाएगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व।
देखिए, हम हिस्ट्री को बेस बनाने के हिसाब से पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा कवर करने पड़ेंगे। तो जहाँ जहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो फैक्ट्स मैं आपको बताते जा रही हूँ। यहाँ पे एक फैक्ट ये बनता है कि धर्मशास्त्रों की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होती है। क्योंकि ये चैप्टर ईसा पूर्व से लेके ईसवी तक का है, तो हमें डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे और शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारियों से कर और भेंट वसूलना माना जाता था। यहाँ पे शासकों का काम भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। यानी संपत्ति जुटाने के अगर आपको पूछ लिए जाए 2-3 लाइन में, तो एक तो हो जाएगा आपका कि जो हमारे राज्य के किसान, व्यापारी और शिल्पकारों से कर या भेंट वसूलना, और दूसरा हो गया पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना। ये तरीके हो गए राज्य की आय के। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। यानी कृषक वर्ग पे दोहरी मार थी, वो कृषि भी करते थे और सेना का भी पार्ट होते थे। यानी जब जब भी युद्ध होते थे उन्हें सैनिक बन के भी जाना पड़ता था और कृषि की जो सेवाएं हैं वो भी देनी पड़ती थी। 16 महाजनपदों में प्रथम महाजनपद या सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जिसको हम कह सकते हैं वो है मगध। और हमारे राजा अशोक जो इतिहास के महान राजा हुए वो भी इसी जनपद से बिलोंग करते हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो आधुनिक बिहार है, आज का जो बिहार है, वहाँ पे मगध जनपद हुआ करता था। यानी आप बोल सकते हैं बिहार के राजा अशोक सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी, क्योंकि नदियों का बेसिन था तो खेती की उपज अच्छी होती थी। दूसरा, लोहे की खदानें। आधुनिक झारखंड, बिहार और झारखंड वाला एरिया जो एक दूसरे से अलग हुए हैं, पहले तो एक ही थे, तो लोहे झारखंड आधुनिक, और आधुनिक बिहार जहाँ पे खेती अधिक होती थी। लेकिन कुल मिला के जो ओवरऑल हमारा जो बनता है झारखंड और बिहार मिला के वो बनता है मगध। तो मगध में क्या दो प्रसिद्ध थे? एक तो खेती की उपज और दूसरा लोहे की खदानें। ये आसानी से उपलब्ध थी, इसकी वजह से उपकरण और हथियार बनाना आसान हो गया था। तो जंगली क्षेत्रों में हाथी भी उपलब्ध होते थे क्योंकि वो कोस्टल एरिया था और सेना के महत्वपूर्ण अंग हाथी थे। इसी के साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों के उपनदियों से जो आवागमन यानी आने जाने का रास्ता है वो सस्ता और सुलभ हो गया। लोग नदी के मार्ग से आते जाते थे। तो इस वजह से ये सभी चीज़ें हैं जो मगध को शक्तिशाली राज्य बनाने में हेल्प करती है। देखिए, इस जो हिस्ट्री के टॉपिक को हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आप इन पॉइंट्स को पढ़ के आप मेंस, प्री सभी की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। अगर इनको आप बार बार रिवाइज करते हैं ना तो एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। यानी यहाँ पे जहाँ तक इतिहासकारों ने मगध के अंदर हाथियों का उपलब्ध होना, गंगा और इसकी उपनदियों का बेसिन होना, खेती की उपज और लोहे की खदानों को महत्वपूर्ण बनाया है शक्तिशाली बनने के लिए, उसी तरह जैन और बौद्ध लेखकों का अगर नाम आ जाए कि जैन और बौद्ध लेखकों के अनुसार मगध की महत्ता का कारण क्या है, तो आपको ये सब भूल जाने और आपको सिर्फ ये याद रखना है विभिन्न शासकों की नीतियाँ, कि ये जो शासक है ये कुछ प्रसिद्ध शासक शक्तिशाली माने जाते इतिहास में, इन्होंने नीतियाँ बनाई और महत्वाकांक्षी शासक थे ये, और इनके मंत्री उन नीतियों को लागू करने में लगे हुए थे। यानी मंत्री भी इनको अच्छे मिल गए शासक, तो फिर राज्य उज्जवल हो गया। फिर देखिए, प्रारंभ में राजगाह, आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम राजगाह है, ये मगध की राजधानी थी। अब यहाँ पे राजधानियाँ भी आपको 2-3 देखने को मिलेगी। मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछ ली जाए तो राजगाह या राजगीर, और फिर इसका अर्थ है राजाओं का घर। इसका अर्थ भी पूछ सकते हैं आपको, राजगाह का घर, राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था।
बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसे गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। यानी पाटलिपुत्र की जो स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी जियोग्राफिकली, इसीलिए इसको फिर राजधानी बनाया गया। इन दीवारों का निर्माण क्यों किया जाता था, ये देखिए यहाँ पे आपको किलेबंद दीवार मिलेगी। ये दीवारों का निर्माण क्यों किया जाता था, ये आपको आइडिया लगाना है। और कई बार ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में रिटर्न में देखने को मिल जाते हैं। तो हमने इतना टॉपिक पढ़ा है तो हम ये तो आइडिया लगा ही सकते हैं कि पड़ोसी देशों के आक्रमणों से बचने के लिए या अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए ये लोग ऐसी दीवारें बनाते थे। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, एक आरंभिक राज्य। यहाँ पे मगध के अंदर मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मगध का नाम आते ही सबसे पहले हमें मौर्य साम्राज्य ही सबसे जो है शक्तिशाली प्रतीत होता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ये तो बस एक मौर्य वंश के बारे में बेसिक सी नॉलेज यहाँ पे हमें दी हुई है। बाकी अगर हम मौर्य वंश को अगर डीपली पढ़ने बैठे ना, मैं आपको आगे एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद इसका डीपली भी करवाऊंगी। अगर करने बैठे ना तो इस एक टॉपिक में हमें कम से कम 6 से 7 दिन लग जाते हैं एक एक पॉइंट को डीपली क्लियर करते। फिर देखिए भाषाएं और लिपियाँ। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं। अधिकांश अभिलेख के बारे में कई बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सी भाषा में है, तो वो प्राकृत में है। जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख, यानी पश्चिम और उत्तर, ये वाली डायरेक्शन पश्चिम उत्तर, यानी इंडिया के बाहर हम अफगानिस्तान, बलूचिस्तान ये साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें मिले हैं ये हमें अरामेक और यूनानी भाषा में मिले हैं। ये इतना सा जो बॉक्स आपको दिख रहा है भाषा और लिपियाँ, इससे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला अधिकांश अभिलेख प्राकृत में, फिर पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामेक और यूनानी में, फिर प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। ये तो हो गई हमारी भाषा और लिपि ब्राह्मी हो गई। जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में। ये देखिए दोनों चेंज हो जाते हैं। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा लेकिन लिपि ब्राह्मी, और पश्चिमोत्तर से मिले अरामेक और यूनानी भाषा लेकिन लिपि खरोष्टी। यहाँ पे बन गए हमारे 4-5 क्वेश्चन। अरामेक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया। ये देखिए स्थान का नाम भी आ गया यहाँ पे। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये हमें सिंह शीर्ष, यहाँ पे जो सारनाथ से मिला है ये दिखाया गया है। मौर्य साम्राज्य देख लेते हैं। पहले वीडियो हमारी कितनी लंबी हो गई है, फिर उसके हिसाब से थोड़ा सा और कर लेते हैं थर्ड पॉइंट को, फिर क्योंकि जितना छोटे छोटे करेंगे उतना हमारा टॉपिक लंबे बढ़ता जाएगा। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। चलो फिर देखते हैं 2-4 पॉइंट पढ़ के, फिर नेक्स्ट में हम जो इनका राज्य धर्म है, सिद्धांत है, उसको कवर करेंगे। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषकर मूर्तिकला। यानी मौर्य साम्राज्य विशेषकर मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मैगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण, और मैगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण इंडिका। कौन सा विवरण है? इंडिका। फिर नेक्स्ट देखिए, आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्राय किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। ये देखिए इसकी रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों और संस्कृत वाङ्मयों में भी मिलता है। यानी जो मौर्य वंश है उसकी जानकारी आपको कहाँ कहाँ से मिलती है? एक तो मैगस्थनीज की इंडिका हो गई, और एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। इसके अलावा जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ, संस्कृत वाङ्मय, इनसे भी मिलती है। सभी साक्ष्य बड़े उपयोगी है, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के जो
अभिलेख है प्राय इन सभी से मूल्यवान माने जाते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण इनके स्रोत मिलते हैं जानकारी के, वो है इनके अभिलेख। अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया। ये कई बार क्वेश्चन आता भी है कि अपनी प्रजा के लिए जो है अभिलेख लिखवाने वाला पहला राजा अशोक ही है, हमें पता है, और नहीं भी पता है तो आप ध्यान रखेंगे कि वो अशोक ही है। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। धम्म का नाम आते ही हम सिर्फ और सिर्फ अशोक को याद करेंगे। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। यानी जो नॉर्मल नैतिक मूल्य होते हैं वो सभी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बता रही हूँ आपको। पाटलिपुत्र राजधानी सबसे पहला ये हो गया, और 4 प्रांतीय केंद्र जो चारों दिशाओं में थे। देखिए कैसे थे, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। यहाँ पे हो गया आपका तक्षशिला, ये पश्चिमोत्तर में। यहाँ पे हो गया आपका उज्जैनी, उत्तर की साइड उज्जैनी। फिर यहाँ पे कलिंग, तोसली, उड़ीसा, और ये सुवर्णगिरी आपका हो गया दक्कन की साइड। तो चारों दिशाओं में किस तरह से इन्होंने अपने जो है 4 प्रांतीय केंद्र स्थापित किए, और जो सेंटर में आ जाती है वो इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। इस तरह से ये अपना प्रशासन बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने सेट किया था। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो हमें पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? क्योंकि साम्राज्य में शामिल बड़े, विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे क्षेत्र। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया, और तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। यानी तक्षशिला और उज्जैनी जो है एक व्यापारिक मार्ग, आपने सुना होगा। जबकि सुवर्णगिरी अर्थात सोने का पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। यानी ये क्या कहना चाहते हैं इतिहासकार कि इन्होंने जो अपने प्रांतीय केंद्र चूज़ किए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और दिशा के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चूज़ किए। तक्षशिला से लेके उज्जैनी जो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, इन दोनों कॉर्नर पे इन्होंने अपने केंद्र बना दिए। और सुवर्णगिरी सोने के लिए प्रसिद्ध था ही, तो राज्य की समृद्धि के लिए सभी कारण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे देखिए हमें ये मैप में दिखाया गया है कि यहाँ पे देखिए ये तक्षशिला हो गया, और यहाँ पे ये पाटलिपुत्र इनकी राजधानी, यहाँ पे ये उज्जैनी हो गया, और ये देखिए कलिंग, यहाँ पे तोसली आ जाता है, और सुदूर दक्षिण में यहाँ पे इनका पॉइंट आता है सुवर्णगिरी। यहाँ पे इन मैप को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आपको डायरेक्शन दिए गए कहाँ से महाशिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख मिलते हैं। सांची इसमें महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए, और सारनाथ भी। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए नेक्स्ट, साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने के लिए कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मैक्सथनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। ये उल्लेख किसने किया है? मैक्सथनीज ने। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो मैक्सथनीज ने क्या उल्लेख किया है? एक समिति और 6 उपसमिति का। किसके लिए? सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए। और फिर मैक्सथनीज ने इनका, और फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किसके लिए? सैनिक गतिविधियों के लिए, या फिर किसने? तो मैक्सथनीज ने किया है। लाइन को किसी भी तरह घुमा घुमा के पूछ लेते हैं एग्जामिनर। आजकल एग्जाम पैटर्न बहुत ही अलग हो गया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन। अब यहाँ पे देखिए आपको सातों का विवरण दिया गया है। इस पैराग्राफ को आप बहुत ही
टाइम लेके याद करिए, लेकिन करिए ज़रूर। ये देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे एक जो है, एक का काम था नौसेना। एक मतलब फर्स्ट, आपको सीक्वेंस में ही याद रखने। कई बार सीक्वेंस से बीच में से भी पूछ लेते हैं, चौथी का काम क्या था, तीसरी का क्या था, इसीलिए आपको बता रही हूँ। प्रथम का काम नौसेना, दूसरी का यातायात और खानपान संचालन, तीसरी का काम पैदल, चौथी का अश्वारोही, पांचवी का रथारोही, छठी का काम हाथियों का संचालन करना। ठीक है, ये तो हो गई 6 उप समितियाँ। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था, यानी जो मेन जो एक समिति और 6 उप समितियाँ, ये तो 6 का हो गया। और जो एक है मेन, उसका काम था उपकरण ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन चारे की व्यवस्था, सैनिकों की देखभाल और सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति। ये सब कुछ जो है ये दूसरी उपसमिति करती थी। इसमें देखिए मैं कैसे याद करती हूँ, मैं ये बताती हूँ आपको। सबसे पहले नौसेना, हमें यही याद रखना है कि सबसे इजी क्या होता है और सबसे सस्ता क्या होता है परिवहन, पानी में जाना। तो नौसेना सबसे पहले आ गया। और दूसरी पे तो बहुत ज़्यादा भार हमने देख ही लिया, ये यातायात हो गया, खान पान संचालन में सब कुछ आ गया। ये देखिए, विभिन्न प्रकार उपकरण ढोने के लिए बैलगाड़ियाँ, सैनिकों के लिए भोजन व्यवस्था, खान पान चारे की व्यवस्था, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक, ये सब दूसरी, यानी ये समझ लो आप दूसरी पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। सबसे पहले नौसेना आ गया। अब हमें सीक्वेंस बनाना है तीसरी से। तीसरी से ये क्या शुरू करते हैं, पहले तो पैदल चलते होते हैं, फिर चौथी में अश्व पे चढ़ जाते हैं, अश्व का फिर रथ बना लेते हैं। पहले अश्व अकेला होता है, फिर अश्व का रथ बना लेते हैं। अब अश्व थोड़ा छोटा होता है तो रथ में हाथी लगा लेते हैं। मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ। देखो, पहली नौसेना हो गई, दूसरी पे सारा बर्डन हो गया, तीसरी में पैदल चल रहे थे, चौथे में अश्व लिया, पांचवें में रथ बना लिया और छठे में सीधा हाथी ले लिया। तो हो गए ना याद। बहुत ही ईजी है, इनको अगर हम ट्रिक के साथ याद करते हैं तो यहाँ तक ही रखते हैं। आज हम इसको, वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज आप इसको याद कीजिए अच्छे से, रिवीजन कर करके बार बार, तो बहुत ईजी हो जाएगा याद रखना, आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इससे आगे भी इसको ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।